बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं खान। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपके प्रोग्राम में शिरकत के लिए। हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर बैरिस्टर अहमद पंसाता, आपका भी बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, नाज़रीन, सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे अफगानिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल और उसको सामने रखते हुए खत्ते की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट इकदाम, खास तौर पर पाकिस्तान बार बार ये कोशिश कर रहा है और खत्ते की जो तमाम ममालिक हैं उनको भी ये बावर करा रहा है कि मुमकिना जो खुदा न खास्ता कोई भी सूरत हाल हो सकती है उसको मद्देनजर रखते हुए पहले से प्लानिंग करनी और पहले से कोशिशें करनी है। तालिबान की तरफ से इंटरिम गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद गो के हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन या लॉ एंड ऑर्डर है वो अंडर कंट्रोल नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो स्पॉयलर्स का किरदार है उसको मद्देनजर रखते हुए किसी भी मुमकिना सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जो इकदाम हैं वो किए जा रहे हैं। और हमने देखा कि इसी को सामने रखते हुए पाकिस्तान ने एक बहुत ही हाई लेवल का जो इजलास है वो होस्ट किया। ये मीटिंग जो है अफगानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक रिपोर्टेडली जो है उसमें शामिल थे उनके इंटेलिजेंस चीफ्स, जिसमें ईरान, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो है वो शामिल हैं। एक तो इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग के हवाले से हम बात करेंगे, दूसरा सिक्योरिटी के साथ साथ दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर उसको सामने रखते हुए हम ये देख रहे हैं कि कतर, पाकिस्तान, चाइना की तरफ से जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर सपोर्ट है न सिर्फ अनाउंस की गई है बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन अफगानिस्तान क्या ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसको दूर करने के लिए पूरी दुनिया की सपोर्ट जो है इस वक्त चाहिए अफगानिस्तान को। इसकी न सिर्फ पाकिस्तान बार बार बात कर रहा है बल्कि अब यूनाइटेड नेशंस जो है उसने भी जोर देना शुरू कर दिया है दुनिया के ऊपर। सो इस हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। और एक और इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो आज़रबाईजान के अंदर पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान की जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो अगले हफ्ते शुरू होने जा रही हैं। सो इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हुमायूं आपसे मैं आगाज़ करूंगी। बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त बज़ाहिर जो अमन अमान की सूरत हाल है वो खुदा न खास्ता इतनी अफसोसनाक नहीं है, थोड़ी सी बेहतरी आ रही है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन किसी भी मुमकिन सिक्योरिटी सूरत हाल से निपटने के लिए आप समझते हैं कि जो इकदाम किए जाने चाहिए इस खत्ते के ममालिक को वो हो रहे हैं? खासतौर पर ये जो अभी मीटिंग हुई है पाकिस्तान ने होस्ट की है, इस सारे मामले को सामने रखते हुए ये कितनी इंपॉर्टेंट है इस ज़मीन में? जी, बड़ा ही अहम सवाल है। बेसिकली हम 15 अगस्त से लेके अभी तक अफ़गानिस्तान को हर जो है मुख्तलिफ सतह के ऊपर उसके ऊपर बहस कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही हैं और उसमें जो ख़ित्ते के ममालिक हैं और स्पेशली जो पाकिस्तान का रोल है वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली जो अभी आखिरी जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया रिपोर्टेडली जो चीफ्स की हुई, इंटेलिजेंस चीफ्स की हुई, उसके अलावा अगर आप उससे पिछली ट्रजेक्ट्री देख लें तो पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हमारी गवर्नमेंट के बाकी मिनिस्टर्स जो हैं उनकी अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, यूएन के साथ, हमारी जो पाकिस्तान एयरलाइन है PIA उसकी जो काविशें हैं ये सारी ये बताती हैं कि पाकिस्तान चाह रहा है कि खित्ते के ममालिक जिनका सबसे ज़्यादा स्टेक है, जिसमें ईरान है, जिसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है और बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जिसमें कतर है और यूरोपियन यूनियन के ममालिक जो हैं उसके साथ भी वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ मौक़ों पर मुलाकातें कर रहे हैं। CIA के जो हेड हैं वो उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई 2 दिन पहले, उससे पहले वो कुछ 10-15 दिन पहले आ चुके थे। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की शाखसाना है कि पाकिस्तान का रोल बहुत ही अहम है खित्ते में और क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी हुई तो ये वो चीज़ है जिसको हम पिछले 15-20 साल से सारी दुनिया को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उसी का जो है कंटिन्यूएशन है। तो इसमें ये जो मुलाकातें ये बहुत अहम है। जिस तरह हमारे आर्मी के या जिस तरह हमारे सिक्योरिटी की बहुत सारे जो हेड्स हैं जिनकी मीटिंग्स अपने काउंटर पार्ट्स के साथ हुई हैं वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन एक, दूसरा जिसमें आपने जिक्र किया उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन, चूँकि इस वक्त एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी का, हेल्थ सिक्योरिटी का, डेली जो मेडिसिन है उसका, तो इन सारी चीज़ों का जो ये खत्ते के ममालिक हैं इनके इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस अदारा किसी भी मुल्क का वो इंतहाई अहम तरीन अदारा होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखता है अपने नेबर्स का, अपने दोस्तों का या ऐसे इन चीज़ों का जिसका पोटेंशियल इफेक्ट आप पे हो। तो पाकिस्तान का इस चीज़ को होस्ट करना इस बात की निशानदेही है कि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं कि इस वक्त नई हुकूमत का क़याम जो इंटरिम गवर्नमेंट तालिबान ने कुछ दिन पहले जिसका अनाउंस किया, जब तक कंप्लीट गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो नहीं जाती तो उस वक्त वहाँ के जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसके साथ क्या होगा, उनको ग़ज़ा कैसे दी जाएगी, उनकी जो दफ्तरी मामलात हैं, उनकी तनख्वाहें जिसका जिक्र अभी आपने थोड़ी देर पहले किया,
$10 बिलियन के करीब उनके एसेट्स जो हैं वो फ्रीज हो चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस पर हम आते हैं अभी मायूं, जो हमने 20 साल तजुर्बात से सीखा है, मेरे ख्याल में ये उसी का नतीजा है कि पहले से जो है इक़दामात एग्जैक्टली। और उसमें अभी अहमद जो गुज़श्ता रोज़ एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, वज़ीर आज़म ने हेड किया, और उसमें फिर एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो सेल बनाया गया है, जिसको हेड करेंगी हमारी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। इसको आप कैसे देखते हैं कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी और उसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है, और उसके ऊपर भी जो मीटिंग्स हैं वो की जा रही हैं, उसके ऊपर सेल्स बनाए जा रहे हैं, इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं? अहमद जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि जनरल फैज़ साहब ने हमारी जो सिचुएशन थी अपने प्रोग्राम में वो या तो सुन लिया या उनको सुननी हुई है। अगर आपको याद हो, हमने आपसे 2-3 प्रोग्राम पहले बात की थी कि इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन सच लाइक सिचुएशन। इस वक्त अफगानिस्तान एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकला है जो कि वॉर लाइक सिचुएशन। तो आजकल दे आर इन प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन। उस प्रोसेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सारे मालिक हैं उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, स्पेशली जब स्पॉयलेंट भी उसी खत्ते में एग्जिस्ट करते हैं सच एज इंडिया। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करें। ये कॉन्फ्रेंस में उस तनाजुर में बड़ी इंपॉर्टेंट देखता हूँ, क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान आप देखें तमाम इंटेलिजेंस चीफ जो है दे मेट टू ईच अदर, और उन्होंने आई एम श्योर बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर की होगी और उसके ऊपर ऐसा भी किया होगा कि दूसरे की सपोर्ट करनी है, ताकि फ्यूचर में हम किसी किस्म की जो इंटेलिजेंस बेस्ड शेयरिंग है वो भी करें, और साथ साथ जो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको भी अनफॉइल करने में कामयाबी हो। सो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एज फार एज इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी इन्फिल्ट्रेशन होती थी पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के बॉर्डर से होती थी, अफगानिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम रहा जाता था। टीटीपी भी जिस तरह आजकल एक्टिव है, उस एंगल से अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है एज फार एज कॉन्फ्रेंस इज कंसर्न। जो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग चेयर की थी और एपिक्स कमेटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब से नेशनल एक्शन प्लान बनाया हुआ, मैं तो उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखने का मौका मिला, तो मैं तो उसको करता है कि नेशनल रिएक्शन प्लान होता है, whereas it is a national action plan जो कि प्रिएम्प्टिव मेजर्स को लेना ज्यादा जरूरी है। तब ये लेना ज्यादा जरूरी है कि टाइम से पहले इंटेलिजेंस शेयरिंग के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को रोका जाए। जिससे काजी फायदा साहब की जो रिपोर्ट थी, जब बुकला के ऊपर अटैक हुआ था कोटा, उसके अंदर तफसीलात लिखी गई थी, बेशतर चीजें डिस्कस की गई थी, और उनमें से एक चीज जो थी वो थी कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में विद द गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट इंटेलिजेंस शेयरिंग जो मामलात हैं उनको बेहतर करना है। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि उस कमीशन की रिपोर्ट को लेकर भी हम मानवान उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी को बीफ अप करना है तो दिस इज द आइडियल टाइम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अफ़गानिस्तान का जो इस वक्त वहाँ की जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल तब तक सही नहीं रहेगी जब तक वहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन उस क्राइसिस को कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए हम ये तो देख रहे हैं हमायों के पाकिस्तान, तुर्की और चाइना की तरफ से बार बार जो है सपोर्ट की बात की जा रही है, सपोर्ट किया भी जा रहा है। लेकिन जो अमेरिका ने ब्लॉक किए हुए एसेट्स इस वक्त $10 बिलियन के अफगानिस्तान के, जब तक वो रिलीज़ नहीं होते तब तक जाहिर है कि मामलात जो हैं उस तरह से ठीक नहीं होंगे। आप समझते हैं कि ये दुनिया जो है अब इस चीज़ को समझ रही है, या जो दुनिया को सपोर्ट करना चाहिए अगर उसमें देर हो गई तो ये कितना डिजास्टर्स होगा? मेरा ख्याल है हमारे कल के या पिछले किसी एक प्रोग्राम में भी हमने इसका जिक्र किया था कि गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है उनको प्रीएम्प्ट करना चाहिए। इस वक्त जो एक क्राइसिस बिल्ड हो रहा है वहाँ पे, एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो कि कोविड की 4th वेव के साथ, इकोनॉमिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, लोगों की तनख्वाहें जो हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आप देखें कि 15 अगस्त से पहले क्या था और अचानक जो है अब्रप्टली एवरीथिंग हैज चेंज। उस चेंज ने जो है ना बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ वहाँ पे पैदा कर दी हैं। अब उसमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल था, जिसमें पाकिस्तान, जिसमें चाइना, जिसमें रशिया और जिसमें कुछ और हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने तो कंट्रीब्यूट किया। लेकिन ये चूंकि पूरी दुनिया का क्राइसिस है, 20 साल से वहाँ पे क्राइसिस था, उसमें इस वक्त अगर उनके जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज ना किया गया, उनको ना दिया गया, तो हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा, जिसके बाद फिर जो है हमेशा जिस तरह पुलिस के लेट आने के ऊपर हम मजाक करते हैं, इसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के लेट रिस्पॉन्स के ऊपर भी हम मजाक करेंगे कि जब ज़रूरत थी उस वक्त आपने एक्ट नहीं किया और बाद में आप कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक स्ट्रेटेजिक जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त
कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इकट्ठा होकर रीजनल कंट्रीज़ को, इसमें पाकिस्तान के रोल को सराहना चाहिए कि हम जो जितनी कोशिशें कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंस चीफ्स को हमने बुलाया, जो हमने अभी 3 दिन पहले जो 6 या 7 फॉरेन मिनिस्टर्स की जो एक मीटिंग्स हुई, फॉरेन ऑफिस में वर्चुअल मीटिंग हुई, उसका एक एलामिया आया, उसमें भी इन सारी चीज़ों को 16 या 17 पॉइंट थे जिनको बार बार रिहर्स किया गया और बार बार उनको रीअफर्म किया गया कि दिस इज़ द टाइम कि इन चीज़ों के ऊपर सारी दुनिया मिलकर फोकस करे। अब अगर हम नहीं करेंगे तो टाइम विल टेल अस कि जी एक और क्राइसिस आया और फिर हम उसको जिस तरह बाद में डैमेज कंट्रोल करते हैं वो हम करेंगे, जाहिर है, और वो उतना ही मुश्किल हो जाएगा। हमें रशीद साफ़ी साहब ने ज्वाइन किया है, अफ़गान उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब आपके वक्त के लिए। रशीद साहब, इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल है, वो ममालिक अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं जो बार बार ये कहती हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। फिर हमने ये देखा कि गुज़श्ता दिनों ब्रिटिश डिफेंस जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा कि अगर ड्रोन्स की भी ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पर करेंगे। इस वक्त इससे ज़्यादा क्या ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको हैंडल करने के लिए सपोर्ट जो है वो दुनिया करे, बजाय इसके कि आप ये बातें करें कि सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब है। सिक्योरिटी सूरत हाल तो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक इकोनॉमिक सूरत हाल ठीक नहीं होगी। रशीद साहब जी, रशीद साफ़ी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है उनकी लाइन में। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ हुई है गुज़श्ता दिनों, अहमद अफ़गानिस्तान के वज़ीर तालीम अब्दुल बाकी हक्कानी, उन्होंने भी ये कहा कि जो मखलूत निज़ाम तालीम अफ़गानिस्तान के अंदर वो ख़त्म किया जाए फ़ौरी तौर पे, और अगर बिल्डिंग्स जो हैं अलग अलग अभी यूनिवर्सिटीज़ की नहीं हो सकती मैनेज, तो पर्दा लगा दिया जाए बीच में। जो एक परसेप्शन है ऑलरेडी दुनिया के अंदर अफ़गानिस्तान के या तालिबान के लोगों का ख़वातीन के हवाले से, आप नहीं समझते कि अभी से ये बात करना जो है ये उस परसेप्शन को मज़ीद हवा देगा या उसको मज़ीद तक़वियत देगा? ये थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये इस्लामी तालीमात का ये एक हिस्सा समझ के उन्होंने अगर ये बात की तो ये बाद में भी हो सकती थी। लेकिन बात ये कि एडमिनिस्ट्रेट आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने में किसी किस्म का हैजर्ड हो या कोई ऑब्स्टिकल हो। ख़वातीन से रिलेटेड तो बिलखसूस दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि अफगानिस्तान से जहाँ दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाता था वहाँ साथ साथ उनको सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता था वो ये था कि ख़वातीन के हकूक़ प्रोवाइड नहीं किए जाते, ख़वातीन को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते, उनको इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ उस तरह इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता जिस तरह की बात की बेहतर ममालिक में होता है। तो उस हिसाब से दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और रिलीजन का नाम इस्तेमाल करके अगर कोई स्टेटमेंट देंगे तो एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, दैट विल मेक इट मोर प्रॉब्लमैटिक। तो आई थिंक ख़वातीन के हकूक़ सबसे पहले फॉर इंश्योर करने चाहिए। अगर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस चाहिए उसको सबसे पहले 3-4 चीजें मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। गवर्नमेंट में अगर आप मिनिस्ट्रीज नहीं दे सकते, उनको इंक्लूड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट में एटलीस्ट ऐसी पोजीशन जरूर दे जहां पर दे कैन बी ऑफ सम हेल्प एंड दे कैन टेक डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट। सेकेंडली, उनकी जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात उसी जगह दुरुस्त है कि एक सर्टेन कल्चर है वहाँ का जिसके अंदर रहते हुए आप उसको इंश्योर कर सकते हैं कि वो अपना जो इस्लामिक प्रिंसिपल के मुताबिक भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम एजुकेशन मस्ट हो, दे मस्ट बी सेंट टू स्कूल। thirdly, जो काम की जगह है, जो उनकी वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पर ये जरूर इंश्योर किया जाए कि दे आर अलाउड टू वर्क एंड दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो अगर ये चीजें नहीं होंगी तो इट्स गोइंग टू डीपली डैमेज देयर न्यूली बिल्ट रेपुटेशन जो कि इंटरनेशनली बन रही है। अभी लोगों का ये ख्याल जरूर है कि इंडिजिनस गवर्नमेंट है, लोकल है और इनको मौका देना चाहिए, लेकिन अगर स्टार्ट में कोई ऐसी स्टेटमेंट देंगे जो कि प्रॉब्लमैटिक हो सकती है ऑन सो मेनी लेवल, तो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये मैं समझता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ऑब्जर्वेशन बड़ी मुनासिब है। ठीक है, रशीद साफ़ी साहब ने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया। रशीद साफ़ी साहब, मैं वैसे तो आपसे सिक्योरिटी सूरत हाल और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके हवाले से बात करना चाह रही थी, लेकिन अभी चूंकि ख़वातीन के हवाले से बात हो रही है तो यहीं से शुरू करते हैं। साफ़ी साहब, ख़वातीन के हवाले से एक तो जो मखलूत तालीम के ख़िलाफ़ जो बात हुई है अभी अफ़गानिस्तान के अंदर, और हमने इससे पहले देखा कि जो एहतजाज वगैरह भी कुछ ख़वातीन की तरफ से किए जाते रहे वहाँ पर। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है अभी लेटेस्ट एक वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हुई है जो सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को और ख़वातीन बाहर निकली हैं। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो नज़र आ रही है कि ख़वातीन को बाकायदा निकलने दिया गया है, वो बाहर आई हैं, तालिबान को सपोर्ट कर रही हैं, इस्लामी तालीमात के हवाले से उन्होंने अपनी सपोर्ट शो की है। तो ये जो चेंज है, चाहे उनकी सपोर्ट में ही था एहतजाज, लेकिन इजाज़त दी गई ख़वातीन को।
जी मिशेल, ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ख़वातीन के हवाले से अफगानिस्तान में। आप दुरुस्त कह रही हैं कि जो हायर एजुकेशन के वजीर है, अबूरी वजीर है अफगान, हक्कानी साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने मखसूस तालीम के हवाले से ये कहा था कि ये तालिबान क़यादत फैसला कर चुकी है कि मखसूस तालीम अफगानिस्तान में नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप जो बता रही है कि कुछ खवातीन जो है हेरात में भी है, काबुल में भी और कंदहार में भी वो तालिबान के हक में निकली है। तो इस हवाले से ये हम कह सकते हैं कि मेरी बात हो रही थी डॉक्टर मोहम्मद नईम दोहा में, तर्जमान है तालिबान के दोहा दफ्तर के, उनसे जब मैंने ये कहा कि खवातीन के हवाले से दुनिया को तशवीश है कि खवातीन के साथ आप क्या करने जा रहे हैं अफगानिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि देखिए एक तो अबूरी काबीना में जो उनको जगह नहीं दी गई है फिल वक्त, तो कह रहे कि कोई खत्मी बात नहीं है, ये काबीना जो है इब्तिदाई काबीना है, अबूरी काबीना है, मुस्तकिल हुकूमत से बनी थी। तो डेफिनेटली अगर तालिबान क़यादत ने महसूस किया कि खवातीन को काबीना का हिस्सा बनाना चाहिए तो जरूर उनका हिस्सा देंगे। उनका ये भी कहना था कि मैं दुनिया की मुताबिक डेवलप्ड कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट में, हत्ता कि उन्होंने कुछ यूरोपियन कंट्रीज का भी कहा कि उनकी काबीना में खवातीन शामिल नहीं है। तो उसने मैंने जब काउंटर आर्गूमेंट डॉक्टर नईम से किया तो उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम खवातीन को घरों में मुक़य्यद करना चाहते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि जो शरीयत में और जो इस्लाम ने खवातीन को जो किरदार अदा करने की इजाजत दी है, उस दायरे में, उस फ्रेम में रहते हुए तालिबान भी खवातीन को हुकूमत में, एजुकेशन में, खेल में, जो समाजी सरगर्मियों में है, उनको खवातीन को भरपूर हिस्सा देंगे। उनके कि हमें थोड़ा सा सांस लेने का तो मौका फराहम किया जाए। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि तालिबान को हमें थोड़ा सा वक्त देना होगा। तालिबान की जो अबूरी हुकूमत कायम हुई है इसमें अफगानिस्तान में 15 अगस्त के बाद जब उन्होंने कब्जा किया है और कुछ ही दिन पहले उन्होंने अबूरी हुकूमत का ऐलान किया है, तो हमें उनका तकाबली जायजा मगरिब या जो एशिया के कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक है उनसे नहीं करना चाहिए। वहाँ पे एक एब नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन साफी साहब, आप नहीं समझते हैं कि इम्प्रेशन तो शुरू में ही बनता है, फौरी तौर पे उनको चाहिए था, मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली आप जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये बातें की हैं, वो शामिल भी कर सकते हैं खवातीन को, उनको इसका अमली मुजाहिरा मेरे ख्याल में करना चाहिए था। दिखा देते कोई एक खातून जो है खवातीन के उमूर के हवाले से ही काबीना में अगर शामिल हो जाती तो दुनिया को एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज जाना था। जी मिशेल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही, उसूलन उन्हें करना चाहिए। और यही जो आप मुझसे पूछ रही है, ये सवाल मैंने ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब के सामने भी रखा था और डॉक्टर नईम साहब से मेरी आज ही बात हुई, कल मेरी उनसे बात हुई, उनके सामने मैंने यही सवाल रखा था कि अगर आप कहते हैं और आप दावा करते हैं कि आप दुनिया को साथ लेके चलने की आपकी तमन्ना है, आपकी कोशिश है, आपकी ख्वाहिश है, तो इसका तो पहला तकाजा यही है कि अमेरिका को, मगरिब को, एशिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को, सेंट्रल एशियाई ममालिक को खवातीन के हवाले से काफी तशवीश लाक है आप लोगों से, तो आपको शामिल कर देना चाहिए। उन्होंने कहा यकीनी तौर पर आपकी बात दुरुस्त है और तालिबान क़यादत इस पर गौर भी कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक आज खातून को काबीना में शामिल करने से जो लाखों बल्कि मिलियन अफगान खवातीन है, क्या उनके मसले हल हो जाएंगे? वो उनकी अपनी एक इस हवाले से दलील है, उनकी अपनी एक लॉजिक है इस हवाले से, जो मेरे हिसाब से अगर मुझसे आप तजिया इस पर मांगती हैं या मेरी राय मांगती हैं तो यकीनी तौर पर ये दुरुस्त तजिया नहीं है या दुरुस्त तासुर नहीं है जो तालिबान कायम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जमीनी हक़ाइक़ का जायजा ले अफगानिस्तान की, तो इसमें फिर हमें थोड़ा सा मार्जिन जो है तालिबान क़यादत को फिल वक्त देना चाहिए। हाँ, ये आपकी बात उस वक्त दुरुस्त साबित होगी कि तालिबान अगर तकमीले हुकूमत करने में कामयाब होते हैं और वो अपने इक़्तिदार को साल 1.5 साल तक जारी रखने में कामयाब होते हैं, तब भी वो खवातीन को हिस्सा देने में नाकाम रहते हैं, तो फिर हम ये सवाल उठा सकते हैं। वहाँ पे एक नॉर्मल सिचुएशन है। आप समझते हैं कि ये हमें वक्त देना चाहिए? हिमायूं भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। साफी साहब, आपकी चूंकि मुख्तलिफ मौक़ों पे जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है या जो उनकी लीडरशिप है उनके साथ गुफ्तगू होती रहती है, तो उसमें हमें अब थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप 15 अगस्त के बाद से अभी तक
दो तीन सवाल बड़े हैं। मैं एक जिसके ऊपर अभी मिशेल ने जिक्र किया और हम जिसके ऊपर गुफ्तगू भी कर रहे थे, क्या दोहा मुआहदा जो अमेरिका ने उनके साथ किया उसमें ऐसी कोई शिक है कि जिसमें उनसे ये रिक्वायरमेंट थी कि इन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर ख़वातीन को शामिल होना चाहिए, सिंबॉलिकली कर लेते तो बहुत अच्छा होता, एक। और दूसरा ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी के लिहाज से जो है आपकी जब उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों को देख रहे हैं कि वो अगले आने वाले चंद महीनों में, हफ्तों में या साल के दौरान अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें चाइना बड़ा अहम मुल्क है, रशिया है, पाकिस्तान है, उसके साथ क्या डील करेंगे? और तीसरा बड़ा अहम सवाल जो पाकिस्तान को हमेशा से जो ख़तरा लायक रहता था कि वहाँ के जो स्पॉयलर्स पिछली हुकूमत के दौरान उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ मिल के जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते रहे और TTP का जो रोल रहा पाकिस्तान में, तो इन चीज़ों के ऊपर अब आने वाली जो तालिबान की हुकूमत है वो किस किस्म के इक़दाम करेगी? जी, बहुत अहम नुकात आपने हमारे खान साहब उठाए हैं। दोहा ऑफिस से जब हमारी बात होती है या फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद या उसके दफ्तर से जब हमारी बात होती है, इन तीन अहम मौज़ूआत पे जो आपने तीन नुकात उठाए, तो इस हवाले से मुझे हैरत होती है कि तालिबान बहुत क्लियर स्टैंड के साथ हमें बताते हैं, और उनके जितने भी तर्जुमान है, चाहे वो सुहेल शाहीन साहब हो, चाहे वो डॉक्टर नईम साहब हो, चाहे ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हो, वो सब ही यकजुबान हमें कहते हैं। इस हवाले से बहुत क्लियर है, स्पेशली चीन के हवाले से जो आपने मैं पहले चीन ही के जो आपने तस्करा किया उसी पे आता हूँ। चीन के हवाले से सरप्राइजिंगली और अमेजिंगली वो तालिबान की क़यादत बहुत ज़्यादा तवज्जो वो दे रहे हैं। शेर अब्बास तानकई साहब, शेर मोहम्मद अब्बास तानकई साहब जो एक तकरीर की थी, उसमें भी उन्होंने चीन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी, और उन्होंने कहा कि चीन के साथ ना सिर्फ उनके सफारती ताल्लुकात बहुत आला मुकाम के होंगे, बल्कि वो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम करने की तरफ भी अफगान क़यादत इशारा दे रही थी। तो दूसरी बात जो आपने कही है कि इस हवाले से उनकी जो बाकी पॉलिसी है स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से, वो भी बहुत ही वाज़ेह है। वो बार बार हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके आज के ताल्लुकात नहीं है, यानी अफगान अवाम की वो बात करें, क्योंकि अपने आप को इस वक्त तो अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत समझ रहे हैं तालिबान। तो उन्होंने कहा कि 40-45 साल से पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की और अफगान अवाम की दिलो जान से खिदमत की है, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने अफगानियों का साथ दिया है। तो उनकी ख्वाहिश है जो मौजूदा उबूरी हुकूमत कायम की है, और मुझे जो लगता है उनसे जो सेंस मैंने लिया है कि शायद यही जो उबूरी सेटअप है आने वाले दिनों में, अगर इसमें थोड़ी बहुत चेंज हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज यही सेटअप जो है आने वाले वक्तों में जब तक तालिबान अपने इक़्तिदार को कायम रखने में कामयाब रहेंगे तो यही सेटअप चलेगा। तो ये सेटअप पाकिस्तान, चीन और जो इलाकाई और ममालिक हैं उनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहा है और उसके लिए इक़दाम भी कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा अहमियत चीन और पाकिस्तान को है। रूस का आपने तस्करा किया, रूस भी इनके जो है अहम ममालिक की फहरिस्त में शामिल है, लेकिन बीच में जो ताजिकिस्तान का थोड़ा सा मसला बना है, तो इस वजह से चीन जो है, अगर मैं कहूँ कि दूसरे तीसरे लेवल पे जाके रूस तो ये बेजा नहीं होगा। रूस के साथ भी तालिबान अपना ताल्लुक बरकरार रखना चाहते हैं, हत्ता कि ईरान से कुछ शिकायतें हैं तालिबान क़यादत को, लेकिन ईरान और इंडिया के साथ भी तालिबान क़यादत का ये अज़म है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, और ये बड़ा ज़रूरी भी है कम से कम वो ममालिक जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को और वहाँ पर अमन चाहते हैं, उन ममालिक के साथ जो रवाबित हैं उनको बेहतर किया जाए अफ़गानिस्तान की तरफ से भी। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब आपका। हुमायूं अहमद, गालिबन उनकी ऑडियो में कुछ थोड़ा सा इशू है, तो हुमायूं ये एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है, तुर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान की मुश्तरका मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं बाकू में शुरू होने जा रही हैं, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर मैं चाहूँगी कि ज़रा रोशनी डालें कि ये बहुत ज़बरदस्त जी वाकई। बेसिकली पाकिस्तान की अगर आप पिछले चंद सालों की जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर बात करें, हमारी पॉलिटिकल क़यादत और हमारी मिलिट्री क़यादत का, तो पाकिस्तान जो है ख़ित्ते में होने वाले जितने भी बड़े जो इनिशिएटिव्स हैं उसका हिस्सा रहा। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना एक ट्रायलैटरल एग्रीमेंट है, उसके थ्रू हम बड़े अरसे से जो है उसकी मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रहे हैं। SCO का जो एक समिट है जो 15 और 16 तारीख को होने वाला है, पाकिस्तान SCO का पिछले 2 साल पहले जब मेंबर बना उसके बाद से बड़ा ही एक्टिवली
अफगानिस्तान के मसले को और बाकी जो SCO के जो डोमेन में आते हैं उसमें ये जो 3 ब्रदर्स 2021 एक एक्सरसाइज है स्पेशल फोर्सेस की, ये बेसिकली अगेन अनदर वेरी गुड इनिशिएटिव जिसमें हमारे फोर्सेस के बंदे टर्की के साथ और आज़रबाईजान के साथ मिलके, आप देखें किसी भी मुल्क के साथ जब आपकी एक्सटर्नली कोई भी एक्सरसाइज होती है तो आप डिफरेंट कल्चर के साथ, डिफरेंट मोबिलिटी के साथ, आपको ये भी बड़ा मतलब ऑडियंस के लिए हैरत की बात भी होगी और बल्कि फ़ख्र की बात भी होगी पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान दुनिया के पीस कीपिंग फोर्स के अंदर नंबर 1 या नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 पिछले 15, 20, 25 सालों से जो है, और जहाँ जहाँ पीस कीपिंग फोर्सेस UN की जाती हैं उसमें पाकिस्तान का कॉन्टिजेंट हाईएस्ट नंबर का होता है। तो ये जो इस किस्म की एक्सरसाइजेज हैं ये उन जो मराइल होते हैं या उस किस्म के, अब चूँकि अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर हम आ चुके हैं और हम हर मौके पे जो है अपने काउंटर पार्ट के साथ मिलकर एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे होते हैं, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन एड है, जिसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के क्राइसिस अगर आ जाते हैं, एवैक्यूएशन हो जाती है, बल्कि उस एवैक्यूएशन के ऊपर ही पाकिस्तान का अगर आप देखा जाए तो चूँकि पाकिस्तान की मुख्तलिफ ममालिक के साथ इतनी अच्छी जो वो रही है पिछले चंद सालों में डीलिंग, जिसमें ये एक्सरसाइजेज बहुत बड़ा अहम रोल करती हैं, उसमें पाकिस्तान ने इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एवैक्यूएशन का जो वो प्रोसेस था जिसमें लोगों को निकाल के मुख्तलिफ जगहों पर लेके गए, पाकिस्तान रोल इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एंड द ब्राइटेस्ट इन दैट रिगार्ड। बिल्कुल सही। और मुख्तलिफ एरियाज़ में जो तीनों ममालिक हैं, चूँकि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले ममालिक हैं, एक दूसरे को ये मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें मेरे ख्याल में मज़ीद वक्त चाहिए होगा, एक सेगमेंट करना चाहिए हमें किसी दिन, इन तीनों ममालिक की जो आपस में कोऑर्डिनेशन है और जो सपोर्ट है उसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर। लेकिन चूँकि वक्त कम है, मुझे एक ब्रेक लेना है नाज़िन। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे एक और बहुत ही अहम मौजू के साथ। हमारे साथ रहिएगा। तुर्कों का मकसद अब आजाद रियासत का कयाम है, जो हर सूरत पूरा होगा। चलो भाइयों, पीछा करें इसका। अगर कोई अफरा तफरी हुई तो हम उसे ठीक करना जानते हैं। अर्तुरुल को रियासत के अंदर कुछ ताकतें पसंद नहीं करती। फर्ज किसी का इंतजार नहीं करता, हमारी जो जिम्मेदारी है पूरी करेंगे। अगर मुजरिम आपके कबीले के नहीं है तो जल्द तलाश करें असल मुजरिम को। इन पर हमला तुमने किया है। सरदार हूँ इस इलाके का मैं। मुजरिमों को तलाश करूंगा और सजा भी दूंगा उन्हें। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र व तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन है। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच है। मोहम्मद शोएब और मैं हूँ ज़रिया राजपूत। हम बात करेंगे हर उस खबर पर और हर उस वाक़े पर जिसका ताल्लुक बराह रास्त हम सब से हमारी मजहबी और माशरती अक़दार से है, पाकिस्तान से है। इस दौरान जिंदा करेंगे गुजरे हुए ऐसे लम्हात को जो आज भी हमारी हंसी यादों का हिस्सा है, और रखेंगे नजर मुस्तकबिल पर कि हर आने वाला नया दिन पूरी कौम को क्या पैगाम दे रहा है।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान के माया नाज लेजेंडरी आर्टिस्ट, कॉमेडियन, अदाकार, होस्ट उमर शरीफ साहब इस वक्त शदीद अलील हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आर्ज़ा कल्ब में वो इस वक्त मुब्तला हैं। और गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो वायरल हुई उनकी, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से बज़ात खुद अपील की कि उनको फैसिलिटेट किया जाए उनकी सेहत के हवाले से। और उनके बेटे ने बाद में इसकी वजाहत भी की। उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल भी माली इमदाद के लिए नहीं कहा, माली मुआवनत हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो कोविड की वजह से, चूँकि वो ये चाहते हैं कि अपने वालिद को वो अमरीका लेके जाएँ इलाज के लिए, लेकिन कोविड की वजह से जो सफरी मुश्किलात हैं उनके अंदर फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है। इसके बाद हमने ये देखा कि फौरी तौर पे बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पांस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आया है और एक मेडिकल बोर्ड जो है वो फौरी तौर पे तश्कील दिया गया है। ये मेडिकल बोर्ड जो है ये डिसाइड करेगा कि क्या उमर शरीफ साहब को बाहर भेजना, उनको ज़रूरत है बाहर भेजने की, या यहीं पर उनका इलाज जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने उनकी अयादत भी की है और उन्होंने ये कहा कि उमर शरीफ साहब हमारा असासा है और हम पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेहतरीन इलाज मुआलजे की जो सहूलियात हैं वो यहाँ पर मिले, लेकिन बाहर ले जाने का जो फैसला है वो बहरहाल जो मेडिकल बोर्ड है वो करेगा। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि माजी में हमने ये देखा है कि जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, हमारे बहुत सारे ऐसे बड़े मायानाज आर्टिस्ट हैं जिनकी इलाज मुआलजे के हवाले से या उनकी जो माली मुश्किलात हैं उनके हवाले से माजी में जो हुकूमतें थी उन्होंने शायद उस तरह से आर्टिस्ट की सरपरस्ती नहीं की जो की जानी चाहिए थी। अब जो ये उमर शरीफ साहब के हवाले से फौरी इकदाम उठाया गया है हुकूमत की तरफ से, इसे देखते हुए कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और लगता है कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो अहमद, आप हमारे साथ हैं, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी अहमद, एक तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि उमर शरीफ साहब बहुत बड़ा नाम, हम सबके फेवरेट हैं बहुत ही, वो ज़ाहिर है इस वक्त उनकी तबीयत ख़राब है। सबसे पहले तो हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहतियाब करे। आप समझते हैं कि जो ये रिस्पांस फौरी तौर पे दिया गया हुकूमत की तरफ से, अब कुछ थोड़ी बेहतरी भी आनी चाहिए और मज़ीद कोशिशें होनी चाहिए आर्टिस्ट कम्युनिटी की बेहतरी के लिए? अहमद जी, मैं समझता हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट हो पाकिस्तान के अंदर जो कि आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें कोई भी हाल हो, कोई भी सिचुएशन हो, वॉर हो, कुछ हो, इन लोगों ने हमें हंसाया है। और सिर्फ हमें नहीं, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उर्दू कॉमेडियंस। इंडिया में इनका नाम, पाकिस्तान में इनका नाम, पूरी दुनिया। ये वो लोग हैं जिनके ड्रामाज लेके हम बड़े हुए हैं। तो हम समझते हैं कि अगर आप इनको वो रिकग्निशन नहीं देंगे, और वो रिकग्निशन देने के दो तीन तरीके, एक तो ये है कि आप अवार्ड दे दें, तमगे दे दें, दूसरा तरीका ये है कि इस तरह के मुश्किल हालात में इनको सपोर्ट करें। और फवाद चौधरी साहब, मैं बिल्कुल उनसे 100% एग्री करता हूँ, जो उनकी रिस्पेक्ट फॉर एंटरटेनमेंट है, स्पेशली दीज एक्टर्स है, दैट इज वेरी प्रोफाउंड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने इसको नोटिस किया और जाके इसके ऊपर फौरन से पहले एक्ट किया। जहां तक उनके मेडिकल बोर्ड की तश्कील होने का ताल्लुक है, वो चूंकि एक लीगल इम्पेडिमेंट है, साथ साथ ये स्टेट का पैसा है और ऑफ कोर्स टैक्स पेयर्स मनी है, तो देयर इज अ सर्टेन मेथड दैट हैज टू बी फॉलोड बिफोर उनको अप्रूवल दिया जाए। मैं समझता हूं उनको माली इमदाद भी देनी चाहिए, मैं ये भी समझता हूं उनको साथ साथ तमाम सपोर्ट देनी चाहिए। ये वो अशखास हैं जिनकी मौजूदगी से पाकिस्तान में फनून लतीफ़ा जिंदा है, पाकिस्तान में तंज़ो मज़ा जिंदा है। वो एक नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली का बड़ा मशहूर है कि ऐसे दौर में चैन की घड़ी है तो ये बेसिकली इस दौर में ये चैन की घड़ी है, और इस चैन की घड़ी के लिए जिस लेवल पर जाके एफर्ट किया जाए वो कम है। वज़ीर आज़म साहब को भी खुद देखना चाहिए इसको, क्योंकि उमर शरीफ इज नॉट ओनली रिकग्नाइज्ड बाय द थ्री ऑफ अस, he is unanimously recognized as the best comedian of Pakistan। जिस तरह पंजाबी में मानुल्लाह साहब थे, इसी तरह उर्दू में उमर शरीफ साहब थे। इनका जिस हद तक ख्याल हो सके करना चाहिए, और उन्होंने अब चूंकि खुद अपील की है, यही वो टाइम है। साथ साथ उन्होंने ये खान साहब को बाबर भी कराया कि जब आपको हमारी जरूरत होती थी तो वी वर ऑलवेज देयर, वी वर द फर्स्ट वंस टू पार्टिसिपेट। तो यहाँ पर अब उनका टाइम है, उनका वक्त है मुश्किल, इस टाइम पर आप उनके साथ खड़े हो। बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एक स्पेशल फंड कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रही थी। उमर शरीफ साहब तो हुमायूं बहुत बड़ा नाम है और जाहिर है कि जो रिस्पांस दिया गया है इससे भी ज़्यादा दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे और आर्टिस्ट हैं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, या इस पूरी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके माली मामला जो हैं वो ठीक नहीं है। आप नहीं समझते कि ओवरऑल उनके लिए ऐसे इकदाम जो है वो किए जाने चाहिए? सिर्फ ये नहीं कि किसी को जब ज़रूरत पड़े तो तब आप उसके लिए अनाउंसमेंट्स करें और उसको आप फैसिलिटेट करें। मतलब कोई ऐसा फंड होना चाहिए, कुछ ऐसे इकदाम होने चाहिए कि आर्टिस्ट की जो इज्जत नफ्स है वो मजरूब भी ना हो और उनको हेल्प भी हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से।
नहीं जी, बहुत अहम सवाल है जिसमें अहमद ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी मुस्कुराहटें बिखेरी हैं लोगों के लिए, और अब अपने मुश्किल वक्त में जब माशरती तरबियत का भी एक बहुत बड़ा किरदार है जो आर्टिस्ट कम्युनिटी करती है। और उमर शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान नहीं बल्कि बड़े सग़ीर को अगर आप करें और या शायद दुनिया के अंदर अगर आप वो कर लें, जो कॉमेडी के अंदर जो इनका रोल है वो पूरी दुनिया शायद मानती है। तो ये आपका सवाल बहुत ज़्यादा अहम है कि हमें जिस वक्त अगर ज़रूरत पड़े स्टेट ने इंटरवेन करना है, और ये जितने बड़े अदाकार हैं उसमें तो बहुत है, और मैं भी मतलब कहूँगा कि फवाद चौधरी साहब का लाइक हैट्स ऑफ टू हिम कि वो गए उन्होंने, और आइंदा भी अगर कोई हो तो हमारी उनसे गुजारिश होगी कि वो जल्दी इसके ऊपर करें। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का शायद ये रोल ना हो, लेकिन चूँकि ही हैज़ लाइकिंग फॉर आर्ट्स एंड लिटरेचर एंड कल्चर तो इसलिए वो गए। इसमें आपका जो सवाल था वो बड़ा अहम है कि एक एंडोवमेंट फंड होना चाहिए और जिसमें ये ऑटोमेटिक होनी चाहिए ये चीज़ें। मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू का कल अगर हम जिक्र करें तो गवर्नर इस्माइल ने इसका जिक्र किया कि वो शौकत तरीन साहब के साथ उनकी बात हुई और कहा कि ऐसा जो फंड है उसको और इंक्रीज़ किया जाए, और आइंदा अगर इस किस्म के किसी आर्टिस्ट को या किसी और सिंगर को किसी को भी ज़रूरत पड़े ऑटोमेटिकली हो। अपार्ट फ्राम दैट देयर लाइक 2 more other important things। वो ये है कि हमारे यहाँ ये कमर्शियल भी होना चाहिए इस चीज़ को, आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बड़ा ही जो है वीक और वेग है यहाँ पे। तो जो इतने बड़े आर्टिस्ट, अच्छा बड़े ये बड़ों को तो हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि उस वक्त वो सारी दुनिया के सामने, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिहाइंड द सीन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो कैमरामैन हैं, हमारे जो म्यूजिशियन हैं जिनको शायद हम पर्दे के सामने पे ना देखें, जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी क्योंकि ज़रूरत शायद उनको ज़्यादा पड़ती हो। इस वक्त उमर शरीफ साहब के बेटे ने जो जिक्र किया कि हमें फाइनेंशियल ज़रूरत इतनी नहीं है, लेकिन हमें जो लॉजिस्टिक है वीज़ा से रिलेटेड या ट्रैवलिंग से रिलेटेड, और वो ऑब्वियसली अहमद ने कहा कि लीगल रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया जाए जिसमें अगर कोई ज़रूरत पड़े और जब जरूरत ना भी पड़े तो आपका एक इंश्योरेंस का सिस्टम होना चाहिए कि अपील ना करनी पड़े। और अगर कोई कर भी दे तो उसमें मजायका नहीं, क्योंकि सिस्टम कभी कभी नई चीजें बताता। तो लेकिन इसका एक ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये तो माली मुआवनत की तो बात ही नहीं ना की उन्होंने, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो नहीं करेंगे, वो नहीं कर सकते हैं, मतलब इस तरह से सामने आके बात नहीं कर सकते। तो इंश्योरेंस का निजाम, मेरा जाती ख्याल ये है कि जो हमारा फनकार तबका है जितना भी, उनके लिए एक मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस का निजाम हो जिसमें प्रॉब्लली स्टेट को ऑल्सो कंट्रीब्यूट, और जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं जहाँ पे ये लोग आते हैं और हमारे जो कमर्शियल प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिस तरह दुनिया में कहीं भी किसी जगह पे होता है। तो हम एग्जांपल्स अपने हमसाया ममालिक की देते हैं बहुत सारी चीज़ों में, इन जगहों पे भी देखना चाहिए कि कमर्शियली वहाँ पे अगर इस लेवल का कोई आदमी होता तो इस वक्त मेरा ख्याल है जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस के लिए मेडिकल एम्बुलेंस आ जाती है तो शायद उनके लिए भी फौरी तौर पे आ जाती है और वो चला जाता है। भी गौर हो रहा है कि अगर उनको एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत हो या उनको किस तरीके से भेजना है बिजनेस क्लास के जरिए, तो उसके ऊपर गौर हो रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। अहमद, एक हमारी बड़ी ही मायनाज आर्टिस्ट अभी गुज़श्ता दिनों 6 साल तक वो कैंसर से लड़ती रहीं, नाइला जाफरी साहिबा, और उन्होंने फिर उनकी एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो ड्रामे और हमारा जो काम है वो बार बार रिपीट होता है डिफरेंट चैनल्स पे, लेकिन हमें रॉयल्टी जो मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर किसी और मुल्क में ये आर्टिस्ट होते हैं तो मेरे ख्याल में वहाँ पे ये बड़ा बुनियादी हक समझा जाता है। सो आप नहीं समझते कि इसके ऊपर भी हुकूमत को जो है वो चाहिए कि वो मेक श्योर करे कि अगर आप उनका काम दोबारा दिखा रहे हैं तो फिर उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए? जी अहमद, जो चीज आपको फ्रॉम एन आर्टिस्ट टू अ सेलिब्रिटी बनाती है वो है स्टेट पेट्रोनेज और पब्लिक की ऑफ कोर्स जो उसमें एंडोर्समेंट होती है। यहाँ पर होता ही है कि पाकिस्तान का जो आर्टिस्ट जब इंडिया जाता है तो उसकी बेशतर दफा आपने देखा है, नुसरत फतेह अली खान साहब थे, राहत फतेह अली खान, बहुत सारे वहां पर उस चीज को एक्नॉलेज किया था। इंडियन पब्लिक जो है वो भी उसको एक्नॉलेज ज्यादा करती है। पाकिस्तान में जितने आर्टिस्ट हैं अगर आप देखें, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं बड़ी शदीद सिचुएशंस में दे एंडेड अप डाइंग। अब अगर आप उनको स्टेट लेवल पे पेट्रोनेज देंगे, पहले स्टेट ने उनको एक्सेप्ट करना है एज एन आर्टिस्ट, एज अ सेलिब्रिटी। अगर वो एक्सेप्ट करेगी तो फिर स्टेट उनको पेट्रोनाइज भी करेगी। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई शख्स क्रिकेट टीम में हो, कोई पार्लियामेंटेरियन हो, कोई बहुत बड़ा जज हो, लॉयर हो, उसको तो आप बनाते हैं सेलिब्रिटी और ये सारा, बट जो शख्स आर्टिस्ट है जो कि एंटरटेनमेंट के साथ रिलेटेड है, उसको आप बिल्कुल किसी किस्म की पेट्रोनेज नहीं देते। ये साबका अदवार में तो बहुत कॉमन था।
अब आकर ये शुक्र है हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान दिया है और इस पर एटलीस्ट बातचीत का आगाज हो गया है। जिस तरह आपने नायला साहबा का नाम जिक्र किया, इस तरह मैं आपको बेतहाशा एक्टर्स हैं, अमानुल्लाह साहब हैं, बबूद बबराल साहब हैं, बानो साहिबा, मेहदी हसन साहब, मतलूबुर रहमान साहब मुन्ना लाहौरी के नाम से बड़े फेमस थे, बच्चों के बड़े वो। तो आप देखें ना ये सारे जो लोग हैं, ये सारे लोग अपने आप, उस दिन मैंने एक बंदे का वो पढ़ा स्टेटस पढ़ा जो कि बच्चों के उसमें प्लेज में बड़ा मशहूर ज़बूटा जिन बनते जी जी बिल्कुल, मुन्ना लाहौरी के नाम से बड़े वो फेमस थे, मतलूबुर रहमान। अच्छा हाँ जी बिल्कुल सही है। हामून जादूगर जो है उनका एक था कि मैंने सारी जिंदगी बच्चों को हंसाया है, लेकिन जब मैं तमगे और इस किस्म की चीजें और लोगों को जाते हुए देखता हूं जिनका कोई फेस नहीं है, जिनको लोग जानते भी नहीं है, जिनकी सर्विसेज की भी समझ नहीं आती, तो फिर हमारा दिल दुखता है। हमारे बचपन जो है वो इन लोगों के साथ गुजरे बड़े होते देखकर। ये लोग जो है दे आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। अगर आप आज भी प्लेज उठाएं, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के पुराने प्लेज उठाएं, तो दे आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, वी हैव ग्रोन अप विद देम। अगर आप उन लोगों को पेट्रोनाइज नहीं करेंगे, उन लोगों को हीरोज आपने बनाना है। हम लोगों ने देखा, हमने उस प्ले को हिट किया, लेकिन उनकी रिकग्निशन आपने करनी है। अगर इंडिया में दलीप कुमार साहब हैं तो वो स्टेट उसको दलीप कुमार मानती है, राज कपूर को राज कपूर माना गया, या किसी भी बड़े एक्टर को सही। अच्छा अहमद, इस वक्त हमें बुशरा अंसारी साहिबा ने ज्वाइन किया है, हम सबकी बड़ी हरदिल अजीज और बहुत ही मायानाज आर्टिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा अंसारी साहिबा आपके वक्त के लिए। बुशरा अंसारी साहिबा, हम सब दुआ गो हैं, अल्लाह ताला मुकम्मल से एहतियात करे उमर शरीफ साहब को। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस मरतबा तो हमने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देखा है, गवर्नमेंट की तरफ से फौरी तौर पर एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, कोशिश हो रही है, गौर हो रहा है कि उनको बाहर भेजा जाए या यहीं पर बेहतरीन सहूलियात दी जाएँ। ये तो है उमर शरीफ साहब, बहुत बड़ा नाम है, ये होना चाहिए था उनके साथ जो हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं समझती कि अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है हमारे आर्टिस्ट की बेहतरी के लिए? वो क्या क्या गुंजाइश है, कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें अभी काम करने की ज़रूरत है? आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगी? बुशरा अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं टोरंटो में हूँ और मैं ज़ाहिर हर बात से बाखबर हूँ जी। उमर कीजिए, हम सब फिक्रमंद हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। ही इज वन ऑफ हिज ओन काइंड। उस तरह का स्पॉन्टेनियस, उस तरह का टैलेंटेड और सेल्फ मेड एक्टर बहुत कम देखने में आया है, जो जिस तरह की ह्यूमर उन्होंने खुद क्रिएट की, विदाउट एनी सपोर्ट उन्होंने अपनी जगह बनाई, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हर तरफ उनका नाम हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि कुछ वक्त और दे दें, क्योंकि दिल नहीं चाहता कि अपने ऐसे किसी को आप तकलीफ में देखें या उसको जाता हुआ देखें। तो मुझे पता है, यकीन है कि पाकिस्तान से ये बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी जितने लोग उससे प्यार करते हैं उसके दुआएं करें। एक बात, दूसरी बात ये कि देखिए बहुत अच्छी बात है कि मैंने इस बात की अहमियत को समझा और अब धीरे धीरे चीजें बेहतर हो रही हैं इस हवाले से कि आर्टिस्ट के साथ जितना लोगों का प्यार है, जितना लोगों का एसोसिएशन है, उसी लेवल पे गवर्नमेंट वाले भी अब इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं। पहले ये नहीं हुआ करता था, बहुत कम होता था। अब रही अगली बात, और क्या क्या होना चाहिए, इस वक्त मैं और बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ जो हो रहा है ना, हम पहले इसको अप्रिशिएट कर लें। लेकिन मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट की सेहत के हवाले से और उसकी इंटेग्रिटी के हवाले से, उसकी जो वैल्यू है उसके हवाले से बहुत कुछ करने की जरूरत है पूरे माशरे को। सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, पूरे माशरे को। आर्टिस्ट को सिर्फ एक एंटरटेनिंग एलिमेंट नहीं समझना चाहिए, एक रिसर्च का एलिमेंट और तरह का भी होना चाहिए। जैसे कि उमर शरीफ के नाम का पार्क मैंने देखा, शुक्र है कि उनके सामने ही बन गया, अल्लाह उसको जिंदगी दे। कई दफा ज्यादातर आर्टिस्ट के जाने के बाद उसके नाम की सड़क रखी जाती है, शायरों के जाने के बाद उसके नाम की सड़क रखी जाती है। तो ये चीजें जो है अगर उनके सामने उनको सेलिब्रेशन मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। इस बारे में मैंने पहले भी कहा था कि अगर अमजद इस्लाम अमजद अल्लाह उनको जिंदगी दे अपने नाम की सड़क पे से गुजरेंगे तो फख्र का आलम जो होगा वो कुछ और होगा। अब जब अहमद फराज साहब चले गए हैं, उनके नाम की सड़क बन गई है, मोइन अख्तर के जाने के बाद उनके नाम की सड़क बन गई है, तो वो खुशी उनको हासिल नहीं हो सकी। ऐसी बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं उनको ऑनर करने के लिए, उनको मोहब्बत का इजहार करने के लिए, अकीदत का इजहार करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पॉलिसी भी बनाए कि आर्टिस्ट के सामने ही उसके नाम से उसको ऑनरेबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी निशानियां रखे, ताकि और लोग भी जो नए आर्टिस्ट हैं, जो हमारे बाद में आने वाले बच्चे हैं, जो जैसे मिसाल के तौर पर यंगर लोगों की बात करूँ, आतिफ असलम ने बहुत हमें हमारा नाम ऊंचा किया है अपनी गायकी से। अभी वो अल्लाह जिंदगी दे, उसको 100 साल जिंदगी दे, वो एक नौजवान है। अगर वो अपने सामने ही देखे कि उसके नाम से कोई बिल्डिंग मंसूब की गई है तो
हमारे आने वाले अगले यंगर आर्टिस्ट को कितनी इंकरेजमेंट मिलेगी। देखें यंग एज में ये जरूरी नहीं है कि कोई मर ही जाए तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि अप्रिसिएशन जो है वो उनके होते हुए आप उनको दें ताकि उनको भी नजर आए कि उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मैं खुद जाती तौर पे अगर अपने नाम का कोई पार्क देखूंगी तो शायद 4 साल और जी लूंगी मैं। तो ये चीज है कि हमारे साथ बुशरा साहिबा हुमायूं साहब भी आपसे वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। बुशरा साहब, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह करे कि आपके जो है ना जितना आपका रोल रहा फ़न के हिसाब से तो उसकी जो जितनी अप्रिसिएशन की जाए कम है। सोसाइटी का जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया कि गवर्नमेंट को तो इख्तियार होना चाहिए, लेकिन सोसाइटी हम अपने हमसाया मुल्क में देखते हैं कि इंडिया में मुख्तलिफ जो एक्टर्स हैं, फ़नकार हैं, उनकी इतनी इज़्ज़त है। उनके घरों के बाहर जो है वो हफ्ते की एक दिन एक सेरेमोनियली लोग इकट्ठे होते हैं। उनकी मुख्तलिफ अगर उसको देखें उनके जो आर्टिस्ट हैं उनको मतलब इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है। तो पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने क्या ये चीज़ कमी महसूस नहीं की कि हम अपने आर्टिस्ट को वो इज़्ज़त नहीं दे पाते जो हमें देनी चाहिए? और दूसरा, जो हमारे आजकल प्रोडक्शन हाउसेस हैं या जो हमारे कमर्शियल एंटिटी है, उनके काम का वो मुआवजा तो एक बड़ा गलत लफ्ज़ होगा, लेकिन उस काम की एवज़ जो भी चीज़ उनको मिलनी चाहिए वो बड़ी कम है कंपेयर टू हमारे रीजन के बाकी जो ममालिक हैं। देखिए कि तो बहस किसी और तरफ चली जाएगी, लेकिन जहाँ तक सवाल है आर्टिस्ट जो है वहाँ पे इंडिया में कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं और यहाँ कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसकी बहुत सारी डिटेल है कि आपको एक तो अपने लोगों में अवेयरनेस आर्ट और कल्चर की देनी होती है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पिछले सालों में ये पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा दे दी गई है, नेगेटिविटी में मैं कह रही हूँ। उसके अलावा लोगों को इकोनॉमिकल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि हमारी एंटरटेनमेंट बिल्कुल एंड पे आ। अभी तो शुक्र करेंगे ऐसे तैसे जैसे भी हम ड्रामे बनाते हैं, इन्होंने फिर भी लोगों को अपनी तरफ रखा हुआ है। वरना जिस तरह म्यूजिक को मार दिया गया है मुल्क में, मार दिया गया है म्यूजिक के सिंगर को तो कहते हैं इसको तो चुप कराओ, पहले हम फलानी बात कर ले आटे की या धोखे की या करप्शन की या उसकी या उसकी। तो हमारे यहाँ आर्ट्स एंड कल्चर जो है वो बिल्कुल आखिर में आता है। तो इससे क्या होता है, ये चीजें जो हैं आपकी तरबियत और आपकी ज़हनी नशो नुमा में बहुत काम करती है। चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट की कोई भी सिर्फ हो, पेंटिंग हो, ड्रग्स हो, म्यूजिक हो, तो उसी से आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बुशरा अंसारी साहिबा। वक्त की चूँकि कमी है, बहुत सारे एरियाज़ में काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एक कॉन्सेप्ट वज़ीर इत्तलात साहब ला रहे हैं या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ला रही है, इसके ऊपर बड़ी बहस भी हो रही है। उसके अंदर जो सहाफ़ी हैं या मीडिया वर्कर्स हैं, उनको एक तरफ तो बहुत सारी चीज़ों की तनकीद है, लेकिन इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं मीडिया वर्कर्स के हवाले से, जो इसमें उनको फैसिलिटेट किया जाएगा या उनको सिक्योर किया जाएगा। इसी तरह का कोई ना कोई मैकेनिज़्म जो है वो आर्टिस्ट के लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि वज़ारत इत्तलात जो है उसकी तरफ से लाया जाएगा, इस हुकूमत की तरफ से लाया जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस एरिया में काम करने की। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया अहमद पंसौता आपका और हुमायूं खान आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मिशेल बुखारी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।